सेंट्रल लाइन के अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास आती है नीडल। नीडल बेसिकली सिरिंज के साथ अटैच होती है और इसको ऑलरेडी हमने हेपरनाइज़ किया होता है। इस नीडल के थ्रू हम स्किन को पिर्स करते हैं, वेन के अंदर एंटर होते हैं और इस नीडल के थ्रू हम बाकी जो चीज़ें हैं हम एंटर करेंगे। नीडल की जो इंसर्शन है ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है। सो एक प्रोब जो कि स्टेरिलाइज्ड वे में हमने पहले रखी होती है, उसके ज़रिए हम इसको लोकेट करते हैं वेन को और फिर हम प्रिक करते हैं। जब नीडल हमारी उस प्रिक के अंदर चली जाती है और ब्लड आ जाता है तो फिर हम गाइड वायर को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इस गाइड वायर के थ्रू नीडल के थ्रू हम इस गाइड वायर को इंसर्ट करेंगे और अपने स्पेसिफिक पॉइंट तक हम उसको अंदर अंदर इंसर्ट करके लेके जाएँगे। तो उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है डायलेटर का। इस गाइड वायर के थ्रू हम डायलेटर को वेन के अंदर इंसर्ट करेंगे। बाज़ दफ़ा डायलेटर नहीं जा रहा होता तो हमें जो है स्कैल्पेल के साथ निक देना पड़ता है। सो डायलेटर का मकसद ये है कि हमने एक ट्रैक बनाना है ताकि हमारी सेंट्रल लाइन उसके बाद ईज़िली चली जाए। डायलेटर जब हम फिक्स कर लेंगे, उसको हम डाल लेंगे और हमारा ट्रैक बन जाएगा, तो फिर हम सेंट्रल जो लाइन हमारी है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, उसको हम इंसर्ट करेंगे। सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करने के बाद जो है हम उसको सुच्चर के ज़रिए जो है वहाँ पे फिक्स कर देंगे। सेंट्रल लाइन के आपको यहाँ पे 3 जो है वो पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों 18 गेज के होते हैं और तकरीबन इनका सेम और लेस एक जैसा मैकेनिज़्म होता है। इसमें 2 और भी होते हैं, येलो व्हाइट और जो है रेड। तो उनके भी गेजेस आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिकली डिफरेंट मैकेनिज़्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हमारी सेंट्रल लाइन डल जाती है तो इसको हम कन्फर्म करते हैं वाया एक्स-रे एंड वाया एबीजीज़। सेंट्रल वेनस लाइन डालने से पहले हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसके लिए पेशेंट प्रॉपर सेडेटेड हो, उसकी एक पोज़ीशन हो जिसको हम कहते हैं ट्रेंडनबर्ग पोज़ीशन, जिसमें पेशेंट का हेड जो है वो 15-30 डिग्री सेंटीग्रेड डाउनवर्ड होता है। उसके बाद हमने उसको जो है प्रॉपर ड्रैप करना है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने ये प्रोसीजर करना है। अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखें तो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है होलो, जो कि कोलैप्स हो रहा है। जैसे ही पेशेंट उसको प्रेस किया जाता है अल्ट्रासाउंड प्रोब को, तो कोलैप्स कर जाता है। इसको हम कहते हैं वेन। सो बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन है और इसको हमने प्रिक करना है। सो जितना आप गाइडेड करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम से कम होते हैं। सो हमने लोकेट कर लिया, लोकेट करने के बाद फिर हम इसको हेपरनाइज़ जो हमारी सिरिंज है, उसके ज़रिए हम फिर इसको मूव करेंगे और इसको प्रिक करेंगे और जब हमारा ब्लड आ जाएगा, तो उस पॉइंट पे हम सिरिंज को हम निकाल लेंगे और नीडल को हम उसके अंदर रहने देंगे। उसके थ्रू फिर हम नेक्स्ट जो है गाइड वायर डालेंगे। सो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से प्रिक किया जा रहा है। यहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड से वेन को लोकेट किया हुआ है और हम अंदर नीडल इंसर्ट कर रहे हैं। आपको नीडल नज़र आते जाते हुए नज़र आ रही है। नीडल ने प्रिक कर लिया, तो अब हम इसको जो है वो सैंपल इसका निकालेंगे ब्लड का। यहाँ पे हमारे पास ब्लड का सैंपल आ गया, इसका मतलब हमारी जो हमारी नीडल है वो हमारी वेन के अंदर है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी नीडल का सिरिंज उतार लेंगे और नीडल के थ्रू हम इसकी जो गाइड वायर है उसको हम प्रोसीड करेंगे, इसको हम आगे रोटेटेड मोशन में इसको हम आगे जो है मूव करते जाएँगे। तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। जब हमारी गाइड वायर इंसर्ट हो जाएगी तो फिर हम उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप उसकी तरफ जाएँगे, जो कि इंसर्शन ऑफ डायलेटर होती है, जिससे हम इसका जो है वो ट्रैक बनाते हैं ताकि हमारी जो सीवीपी लाइन है वो ईज़िली इंसर्ट हो। तो आपने इसको बड़ी कॉशियसली इंसर्ट करना है और इसको जो है इसके जो नॉब होता है उसके थ्रू आपने इसको मूव फॉरवर्ड करना है, तो उस तरह आपकी ये अंदर चली जाएगी। जब हमारी पोज़ीशन जितनी हमने डालनी है वो चली जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है वो बाहर निकाल लेंगे और गाइड वायर को अंदर रहने देंगे। कुछ गाइड वायर का पोर्शन जो है वो हमारा बाहर रह जाता होता है। तो इसमें कोशिश यही करनी है आपने कि स्टेरिलाइज़ेशन आपकी मेंटेन रहे। जब आपकी गाइड वायर आपके अंदर चली गई है तो आपने फिर इसको नीडल को निकाल लेना है और इस गाइड वायर के थ्रू जो है वो आपने डायलेटर को इंसर्ट करना है। सो हमने नीडल निकाल दी है, सिर्फ़ गाइड वायर पेशेंट की वेन के अंदर मौजूद है। हमने डायलेटर को उसके गाइड वायर के थ्रू हमने इंसर्ट करना है और इसको हमने आगे लेके जाना है। बाज़ दफ़ा डायलेटर डायरेक्टली इंसर्ट नहीं हो रहा होता, तो उस वक़्त में हमें फिर स्किन का लोकल थोड़ा-सा निक देना पड़ता है। अगर तो इंसर्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, फिर निक की ज़रूरत नहीं होती। लोकल एरिया को हमने कंप्रेस करना है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। तो यहाँ पे हम सर्कुलर वे में आगे जा रहे हैं। हमारी जो है डायलेटर जो है वो ईज़िली इंसर्ट हो रहा है, हमें निक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डायलेटर से हमने एक ट्रैक्ट बनाना है, हमने पाथवे बनाना है, जिसके थ्रू फिर हमारी जो सेंट्रल वेनस लाइन जो कि उसका जो गेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस लिए उसकी इंसर्शन फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाती है। डायलेटर 2 तरह के आते हैं, बाज़ा हमें 2 डायलेटर भी डालने पड़ते हैं, एक छोटा उसके बाद बड़ा, लेकिन ज़्यादातर हम एक डायलेटर से काम चला लेते हैं, तो उससे हमें दूसरा डायलेटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायलेटर जब हमने डाल दिया इसका, तो हमारा ट्रैक बन जाता है और हमारी जो इंसर्शन है सेंट्रल लाइन की, वो ईज़ी हो जाती है। डायलेटर जब हमारा चला जाता है तो उसके बाद हम डायलेटर को बाहर निकालेंगे, लेकिन हमारी गाइड वायर अंदर मौजूद रहेगी। हमने जो सेंट्रल लाइन डालनी है, वो हमने गाइड वायर के थ्रू ही उसी गाइड वायर के अंडर जो है गाइडेंस वही डालनी है। सो हमारी गाइड वायर थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रहती है। तो हमने ये डायलेटर निकाल लिया, हमारा ट्रैक बन चुका है। अब हम सेंट्रल लाइन जो है वो लेंगे और उसको इस गाइड वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए लेके जाएँगे और इसको इंसर्ट करने करेंगे। सो अब हम इस स्टेप के अंदर हम गाइड वायर के थ्रू जो है सेंट्रल जो लाइन हमारी है उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो इस तरह आपने स्लाइड करना है इसके ऊपर से
और आपकी जो गाइड वायर है, आपके जो 3 डिफरेंट मल्टी पोर्ट चूँकि सेंट्रल लाइन है, तो किसी भी पोर्ट से ये बाहर आ सकती है। सो उसका कोई इश्यू नहीं है, आपने इसको स्लाइड करते जाना है और आपने मूव करना है। यहाँ इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जैसे ही आपने ये गाइड वायर सीवीपी लाइन डाल दी है, तो आपने गाइड वायर को ज़रूर निकालना है, याद से निकालना है और लाउडली बोलना है कि गाइड वायर रिमूव्ड, क्योंकि अक्सर औक़ात ये रह जाती है, तो ये एक बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है। सो गाइड वायर आपने इसके अंदर स्लाइड करना है अपने गाइड वायर के ऊपर से सीवीपी लाइन को, और जब ये गाइड वायर अपनी पोज़ीशन पे चली जाएगी, तो फिर आपने इसको जो है वो उसकी जो गाइड वायर है उसको निकालना है और लाउडली बोलना है कि गाइड वायर रिमूव्ड। जब आपकी गाइड वायर रिमूव हो जाएगी, तो फिर आपने जो है इसके जो इसको फिक्स करना है। स्विचर के ज़रिए फिक्स कर लें, तो स्विचर लगा के आप एक साइड पे इसके जो साइड पे नॉब्स होते हैं उसके थ्रू आप इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने से पहले ज़रूरी है कि आपने चेक करना है कि आपकी जो सीवीपी लाइन है वो सही इंसर्ट हुई है कि नहीं। उसके लिए आपने हेपेनाइज़्ड सॉल्यूशन लेना है और उसके थ्रू आपने तीनों पोर्ट्स को चेक करना है। तो आइडियली ये है कि आपके तीनों पोर्ट्स फंक्शनिंग होने चाहिए, तीनों में आप इनफ्लो और आउटफ्लो कर सकें। रेयरली होता है कि आपका एक पोर्ट बंद हो सकता है, तो उसमें बेसिकली चूँकि इसकी आइज़ होती हैं सीवीपी लाइन पे, तो वो आइज़ अगर वेन के साथ कहीं प्रेस हो रही हैं, तो मे बी हो सकता है कि आपको उस पोर्ट से इनफ्लो नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो है आपने फिर उसकी थोड़ी-सी पोज़ीशन को चेंज करना है। सीवीपी लाइन यूजुअली हम 7 दिन के लिए डालते हैं, 7 दिन के बाद इसको निकाल देते हैं। लेकिन कुछ अनसर्कमस्टांसेस लाइक अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है या फिर पेशेंट को कोई सेप्टिसीमिया हो गया है, तो उस सूरत में हमें पहले भी निकालनी पड़ती है और उस सूरत में फिर इसका हम कल्चर जो टिप होती है, वो कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। सो यहाँ पे हैपेनाइज़ सॉल्यूशन के ज़रिए इसके तीनों पोर्ट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक किया जा रहा है, ताकि हम श्योर हों फिक्स करने से पहले कि हमारी जो सीवीपी लाइन के तीनों पोर्ट्स हैं वो फंक्शनल हैं। मैंने पहले बताया था कि ये तीनों जो कलर हैं येलो, व्हाइट और ग्रीन, ऑलमोस्ट तीनों 18 गेज के हैं और मोर और लेस इनका फंक्शन सेम है। 2 कलर और भी आते हैं जिसमें 5 पोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर जो कलर है उसके अंदर व्हाइट है और उसके अंदर रेड कलर है। तो उनका थोड़ा-सा गेज डिफरेंट हो सकता है। सो तीनों पोर्ट्स को चेक करना है, इनफ्लो आउटफ्लो को, और सॉल्यूशन आपने हेपेनाइज़ ही लेना है, अदरवाइज़ हो सकता है कि अगर आपका जो है ये सीवीपी के जो पोर्ट्स हैं, ये ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो जब आपने कन्फर्म कर लिया इसको, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको फिक्सेट करना है। फिक्सेट के लिए हम इसका एक स्कैल्प स्विचर लगा लेंगे एक साइड पे, तो उससे ही हमारी चीज़ जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्लीन ड्रेसिंग करनी है और इस पूरे एरिया को कवर करना है। तो डेफ़िनिटली आप सेंट्रल लाइन के थ्रू जा रहे हैं, तो एक सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो थ्रू आउट द प्रोसीजर आपकी जो है वो एसेप्टिक टेक्नीक के अंदर ही करना है आपने। जब आपने सीवीपी लाइन डाल दी, तो फिर उसकी आपने पोज़ीशन कन्फर्म करनी है, उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप एक्स-रे कर सकते हैं, एक्स-रे में जो सीवीपी की टिप है वो आपके राइट एट्रियम से थोड़ा-सा ऊपर वेन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और सेकंड आप जो है इसके अंदर एबीजीज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो वीनस ब्लड वाली होगी, यानी कि पीओ2 कम होगी उसकी, और कलर भी उसका जो है वो उस तरह का ब्राइट रेड नहीं होगा, बल्कि थोड़ा-सा डार्क कलर का होगा। तो इस तरह आपने चीज़ को कन्फर्म कर। अगर हम सीवीपी लाइन की इंडिकेशंस की बात करें, तो इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन के अंदर जो है इमरजेंसी आईवी एक्सेस है। एक पेशेंट जो हमारे पास कोलैप्स कंडीशन में आता है और हम उसकी पेरिफेरल लाइन मेंटेन नहीं कर पाते, तो हम उसकी सेंट्रल लाइन प्लेस कर सकते हैं। एक पेशेंट जिसको हम हाई डोज ऑफ एनाटोपिक सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक पेशेंट हमारा आईसीयू के अंदर है, तो उसके लिए भी हमें सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट जिसको हम हाई डोज में इरिटेंट मेडिकेशन लाइक केसीएल, लाइक बाइकार्ब, लाइक 25% डेक्सट्रोज दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट जिसका हम प्लेक्स यानी प्लाज्माफेरेसिस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सेंट्रल वेनस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हीमोडायलिसिस के लिए भी हमें सेंट्रल लाइन चाहिए होती है और टीपीएन के लिए भी सेंट्रल लाइन की ज़रूरत होती है। एक पेशेंट जिसकी रिपीटेड ब्लड सैंपलिंग करनी है आपने, या एक लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक्स देनी है, तो सेंट्रल लाइन हमारा सोर्स हो सकती है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकती है। सो ये सारी इंडिकेशन है इसकी। सीवीपी लाइन की कुछ कंट्राइंडिकेशंस एब्सोल्यूट है और कुछ रिलेटिव हैं। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन के अंदर जो शामिल है, उसके अंदर अगर तो आपकी जहाँ से आपने लाइन प्लेस करनी है उस जगह पे स्किन का इन्फेक्शन है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह जिस वेन में आप प्रिक करने जा रहे हैं, अगर वो वेन थ्रोम्बोस्ड है ऑलरेडी, तो ये उसकी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। एक पेशेंट जिसके अंदर सीवियर कोगुलोपैथी है, कि उसका आईएनआर मोर देन 2.5 है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट लेस देन 50,000 है, तो ये एक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। जहाँ तक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन की बात है, उसके अंदर अगर पेशेंट की एनाटॉमी डिस्टर्ब है, लाइक पेशेंट की पहले कोई नेक में सर्जरी हुई है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा कि आप उसकी जुगुलर वेन के थ्रू सीवीपी लाइन डालें। इस तरह अगर पेशेंट में मॉर्बिड ओबेसिटी है, बहुत सीवियर ओबीस पेशेंट है, तो उसके अंदर भी मुश्किल होगा पेशेंट को कि उसकी सेंट्रल लाइन डाली जा सके। इसी तरह अगर पेशेंट की जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसका है, लेकिन मोर देन 50,000 है और आईएनआर डिरेंज है, बट लेस देन 2.5 है, तो उसमें ये की जा सकती है, बट इट इज़ अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन।
सेंट्रल वेनस लाइन पास करने की अगर हम साइड्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट वेन्स हैं जिसके थ्रू सेंट्रल वेनस लाइन जो है वो पास की जा सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप में है वो इंटरनल जुगुलर वेन है, सेकंड पे सबक्लेवियन वेन है और थर्ड पे फेमोरल वेन है। ये तीनों वेन इसी कैटेगरी में चूज़ की जाती हैं। फेमोरल वेन को पास करना ईज़ी है बट द इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा है इसलिए उसके अंदर है। सो अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम फेमोरल वेन की तरफ जाएँगे बट इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा फेमोरल वेन में है। सबक्लेवियन वेन को पास करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बट इन्फेक्शन का रिस्क सबसे कम है। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल लाइन प्लेस करनी है, तो उसके अंदर सबक्लेवियन वेन आपकी चॉइस होती है। रूटीन में हम जो है इंटरनल जुगुलर वेन प्लेस कर रहे होते हैं, खास तौर पर आईसीयूज़ के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं फेमोरल वेन की, कि फेमोरल वेन को हमने कैसे करना है, उसके लिए पेशेंट की पोज़ीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जब भी आप कोई भी लर्न पास करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने पेशेंट को सेडेट करना है। सेकंड पे आपने उसकी पोज़ीशन बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली और थर्ड पे आपने उसको पेंट एंड रैप करना है और फिर आपने प्रोसीजर की तरफ मूव करना है। सो अगर हम फेमोरल वेन की बात करें, तो पेशेंट सुपाइन पोज़ीशन में लेटा होगा, उसकी जो लेग है, वो अबडक्टेड होगी एट हिप जॉइंट और थोड़ी-सी एक्सटर्नल रोटेटेड होगी आर्म है, वो साइड पे होगा। तो इस पोजीशन में आपने उसकी वेन को एक्सेस करना है। अगर हम वेन के लैंडमार्क को देखें तो वेन जो होती है फेमोरल वेन भी फेमोरल आर्टरी के मीडियल होती है। उसके लिए आपने निमोनिक याद करना है नेवल दैट इज़ नर्व आर्टरी वेन एम्प्टी स्पेस एंड लिम्फेटिक्स। सो अगर लेटरल से मीडियल आप आएँगे तो सबसे पहले आपके पास नर्व आएगी, फेमोरल नर्व, उसके बाद फेमोरल आर्टरी आएगी और फिर फेमोरल वेन होगी। सो आपने पल्पेट करना है जहाँ पे आपको आर्टरी पल्पेट होती है उसके मीडियल साइड पे फेमोरल जो है आपकी वेन पड़ी होती है। तो आपने इसको पिर्स करना है और फिर अकॉर्डिंगली आपने इसका प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर हम नेक की बात करें तो नेक में हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेन है वो इंटरनल जुगुलर वेन है। इसके लिए अगेन आपने वही पेशेंट को सेडेट करना है, उसको आपने पेंट एंड ड्रैप करना है और उसकी पोज़ीशन बनानी है। पोज़ीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है बड़ी, वो है कि आपने इसको जो है स्लाइट ट्रेंडलबर्ग पोज़ीशन में लेके आना है। ट्रेंडलबर्ग पोज़ीशन जो होती है वो टिपिकली यूज़ होती है फॉर थायराइड सर्जरी। उसमें ये है कि हेड बिल्कुल आपका नीचे की तरफ होता है। इसमें प्रॉपर्ली नीचे नहीं करते लेकिन हम एट लीस्ट 10 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हेड को नीचे लेके जाते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी नेक की वेन्स डिस्टेंट हो जाती हैं, तो आपके लिए उसको एप्रिशिएट करना और पास करना उसके अंदर जो है वो प्रिक करना बड़ा ईज़ी होता है। और सेकंड ये है कि इस कंडीशन में चूँकि एयर एम्बोलिज़्म का रिस्क भी कम हो जाता है, एयर सकिंग का रिस्क कम हो जाता है, तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट की जा सकती हैं। सो हमारा जो मसल होता है स्टेनोक्लीटोमास्टाइड मसल, लोअर एंड पे इसके 2 हेड्स होते हैं और 2 हेड के दरमियान में एक ट्रायंगल होती है। इसका जो लोअर बॉर्डर है ट्रायंगल का वो बनाती है हमारा क्लेविकल। सो इस जो ट्रायंगल है इसकी टिप के ऊपर आपने प्रेस करना है और इसके नीचे वेन पड़ी होती है और ये एट द लेवल ऑफ क्रिकार्ड कार्टिलेज होता है। हमेशा आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड जाएँ और जब आप प्रेस करते हैं तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये है कि जो वेन होती है वो कोलैप्सिबल होती है, वो प्रेस हो जाती है, आर्टरी प्रेस नहीं होती। और सेकंड ये है कि आर्टरी जो है वो पल्सटाइल होती है जबकि वेन जो हमारी है वो नॉन पल्सटाइल स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है और इस पोज़ीशन में जाके आपने इसको प्रेस करना है। नेक वेन जब आप प्लेस कर लेते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो है इसकी 2 चीज़ों को देखना है। एक तो ये है कि आपने देखना है कि क्या आपकी जो है वो जो आपकी लाइन है, वो अपनी जगह पे है या नहीं है और दूसरा आपने देखना है कि कॉम्प्लिकेशन तो नहीं। तो इसका इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप उसका एक्स-रे चेस्ट करवा लें। तो इसमें एक आपको उसकी लाइन की पोज़ीशन पता चल जाएगी कि वो वाक़ई उस जगह पे है जहाँ आप चाहते हैं और दूसरा कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं आई। आप देख लेंगे कि कहीं न्यूमोथोरेक्स तो नहीं, हीमोथोरेक्स तो नहीं है और लाइन हमारी चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है, ये जस्ट हो अबव द राइट एट्रियम इन द लोअर पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो हार्ट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ऊपर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो इस पोज़ीशन पे ये नॉर्मल होती है। दूसरा आपने इसकी एबीजीज़ करनी है, तो नॉर्मली अगर वेन का ब्लड है तो ये वीबीजी वाला ब्लड होगा, इसके कलर जो है वो डार्क होगा कलर का होगा और दूसरा इसकी जो पीओ2 है वो कम होगी। तो इस तरह आप इसकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस हैं रिगार्डिंग सीवीपी लाइन प्लेसमेंट इन द इंटरनल जुगुलर वेन। तो एक तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, दूसरी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंदर डेफिनिटली जब आप पिर्स करते हैं स्किन को, तो आप हेमाटोमा बना सकते हैं, आप आर्टरी को पंक्चर कर सकते हैं, आप ब्लीडिंग करवा सकते हैं, आप न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स करवा सकते हैं। और अगर आपकी लाइन जो है वो राइट एट्रियम में चली गई है, तो पेशेंट को जो है कोई फेटल अरिथमिया भी हो सकता है। इसी तरह एयर एम्बोलिज़्म भी हो सकता है। सो ये सारी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कौन-सी होती थी? उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो सेप्सिस है, डेफिनिटली सेंट्रल लाइन है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड करके ब्लड के अंदर जा सकता है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकती है। जो पेशेंट की वेन है जहाँ पे आपने प्रेस किया है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकती है। जो आपका कैथेटर है ये मिसप्लेस हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, कैथेटर इंसर्शन साइट के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है।